हेलो स्टूडेंट्स, अपन ब्लड पढ़ रहे थे और ब्लड में अपन ने रुधिर के तरल भाग यानी प्लाज्मा का अध्ययन कर लिया था। आज अपन रुधिर के ठोस भाग यानी रुधिर कणिकाओं का अध्ययन करेंगे। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं या इनको ब्लड कॉर्पल्स भी कहते हैं। तो देखो, रुधिर कणिकाएं हमारे रुधिर का ठोस भाग होती है और ये कुल रुधिर का लगभग 45% भाग पाई जाती है। 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती है। अब ये रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आरबीसी, जिनको अपन इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एक होती है डब्ल्यूबीसी, जिनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, और एक होती है पट्टिकाओं या ब्लड प्लेटलेट। तो देखो, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की। नंबर 1 आरबीसी, या इनका दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा प्रकार है डब्ल्यूबीसी, या इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। और रुधिर कणिकाओं का तीसरा प्रकार है पट्टिकाओं। पट्टिकाओं या ब्लड प्लेटलेट्स। तो देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी या इरिथ्रोसाइट। तो देखो, जो हमारे रुधिर में कुल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उन कुल रुधिर कणिकाओं का 99% भाग आरबीसी होती है। हमारे रुधिर में जो कुल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनका 99% भाग क्या होती है? आरबीसी या इरिथ्रोसाइट होती है। देखो, ये जो आरबीसी है, केवल वर्टिब्रेट्स, केवल वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। ध्यान रखना, आरबीसी केवल किसमें पाई जाती है? वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। अधिकांश वर्टिब्रेट्स में ये अधिकांश वर्टिब्रेट्स में ये अंडाकार कैसी होती है? अंडाकार व केंद्रक युक्त होती है। अंडाकार तथा केंद्रक युक्त। तो अधिकांश कशेरुकी प्राणियों में आरबीसी आकार में अंडाकार होती है और केंद्रक युक्त होती है। स्तनधारियों की बात करें अपन, मेमल्स या स्तनधारी। मेमल्स या स्तनधारी। तो स्तनधारियों में ये उभयावतल वर्ताकार तथा केंद्रक रहित होती है। केंद्रक रहित होती है। तो देखो, अधिकांश कशेरुकियों में तो ये केंद्रक युक्त होती है, लेकिन जो अधिकांश स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों में आरबीसी केंद्रक रहित होती है। ध्यान रखना,
अब यहाँ पर एक नोट का ध्यान रखना, जो स्तनधारी होते हैं उनमें आरबीसी केंद्रक रहित होती है, लेकिन आरबीसी निर्माण के दौरान इनमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी निर्माण के दौरान केंद्रक पाया जाता है, यानी जो अपरिपक्व आरबीसी होती है, अपरिपक्व आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जैसे ही ये आरबीसी परिपक्व होती है, परिपक्वन के दौरान केंद्रक नष्ट हो जाता है। तो स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है। इसके बाद देखो, स्तनधारियों की आरबीसी होती है वो उभयावतल होती है और केंद्रक रहित होती है। उभयावतल और केंद्रक रहित होने के कारण इनका तलीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है वो उभयावतल और केंद्रक रहित होती है, जिसके कारण इनका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है और इसके अंदर अधिक से अधिक हीमोग्लोबिन भरा जा सकता है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक पाई जाती है केंद्रक के अनुपस्थित होने के कारण। अब देखो यहां पर एक अपवाद भी देखो स्तनधारियों में, ऊंट व लामा दोनों ही क्या है, ये स्तनधारी। तो ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी प्राणी है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यानी ऊंट और लामा की आरबीसी कैसी होती है, केंद्रक युक्त होती है। ऊंट व लामा की आरबीसी केंद्रक युक्त होती है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। इसके अलावा आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया का भी अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा, अनुपस्थित। तो ध्यान रखना, स्तनधारियों की आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम तो पाए जाते हैं, लेकिन स्तनधारियों की आरबीसी के माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के एंजाइम नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, स्तनधारियों की आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, अनुपस्थित। तो उनकी आरबीसी में केवल ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम ही पाए जाते हैं, क्रेब्स चक्र के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखो आगे, आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली, आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली अत्यधिक लचीली होती है। आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली अत्यधिक लचीली होती है। आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली अत्यधिक लचीली होती है और इसे डोनन्स झिल्ली कहते हैं। इसे डोनन्स झिल्ली कहते हैं। तो ध्यान रखना, आरबीसी की झिल्ली को क्या बोलते हैं, डोनन्स झिल्ली। डोनन्स झिल्ली किसको बोलते हैं, आरबीसी की झिल्ली को जो अत्यधिक लचीली होती है। अब इसके बाद देखो, जो आरबीसी होती है, इसे आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण, अब देखो निर्माण दो जगहों पर देखेंगे अपन।
एक तो घूर्णीय अवस्था, एक तो घूर्णीय अवस्था, और एक देखेंगे जन्म के बाद, जन्म के बाद। तो ध्यान रखना, घूर्णीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? लीवर में। घूर्णीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। अधिकांश आरबीसी लीवर में बनती है, लेकिन कुछ आरबीसी स्प्लीन और रिब्स में भी बनती है। कुछ आरबीसी स्प्लीन, रिब्स और प्लेसेंटा में भी बनती है, लेकिन अधिकांश आरबीसी कहाँ बनेगी? लीवर में। और जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में। तो ये ध्यान रखना, घूर्णीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से लीवर में होता है, और जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। अब देखो, इसके बाद जो आरबीसी होती है, इनमें लाल रंग का श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। तो आरबीसी होती है, इनका रंग कैसा होता है? तो आरबीसी का रंग लाल होता है। अब आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, या फिर रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? तो आरबीसी के अंदर एक प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है, आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, और उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में लाल रंग की हीमोग्लोबिन लाल रंग की हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन श्वसन वर्णक का कार्य करती है। तो ध्यान रखना, आरबीसी में श्वसन वर्णक का काम कौन करेगा, या रुधिर में श्वसन वर्णक का काम कौन करता है? तो रुधिर में श्वसन वर्णक का काम हीमोग्लोबिन करता है, और हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, जो एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन। अब ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ये हीम समूह है, हीम समूह है, और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर बनता है। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनता है? तो हीमोग्लोबिन हीम समूह है, और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इस हीम समूह में 4 फेरस आयन पाए जाते हैं। हीम समूह में 4 फेरस आयन पाए जाते हैं, और 4 ही पोरफायरिन की वल्य पाई जाती है। पोरफायरिन की रिंग या वल्य। तो ऐसे 4 वल्य पाई जाती है, और प्रत्येक वल्य या रिंग में फेरस आयन पाया जाता है। तो हीम समूह में 4 क्या होते हैं? पोरफायरिन की वल्य।
पोरफायरिन वलय संख्या में कितनी है 4, और प्रत्येक पोरफायरिन वलय में फेरस आयन कितने होते हैं 1, तो चारों में फेरस आयन कितने होंगे 4। तो हीम समूह में या ऐसे बोल दो एक हीमोग्लोबिन अणु में फेरस के कितने आयन होंगे, तो फेरस के 4 आयन होते हैं। तो हीम समूह में 4 फेरस आयन और 4 ही पोरफायरिन की वलय पाई जाती है। अब देखो जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। प्रोटीन की क्या है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ग्लोबिन प्रोटीन क्या होती है पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला। तो हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। ग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। इस प्रकार देखो जो हीमोग्लोबिन है किससे मिलकर बना होता है, हीम समूह है और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। एक अणु हीमोग्लोबिन 4 अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है। एक अणु हीमोग्लोबिन 4 अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब इसके बाद देखो 100 ml रक्त है अपना, 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये तो बात किसकी हो गई, हीमोग्लोबिन की। अब इसके बाद देखो आरबीसी की आकृति। आरबीसी की आकृति देखो, जो मानव है, मानव में या मानव की आरबीसी उभयावतर होती है। मानव की आरबीसी कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है या उभयावतल होती है। कई बार आकृति में परिवर्तन हो जाता है, जैसे आपने एक रोग सुना होगा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इस सिकल सेल एनीमिया रोग में जो आरबीसी होती है ये कैसी हो जाती है, हाशिए के आकार की हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया रोग में आरबीसी हाशिए के आकार की हो जाती है। अब ये सिकल सेल एनीमिया रोग क्या है, तो ये अपन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। अब देखो इसके बाद और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आरबीसी को हाइपोटोनिक मतलब अल्प प्रासरणी विलयन, यदि आरबीसी को अल्प प्रासरणी विलयन में रख दे तो क्या होगा, या आश्रित जल में रख दे तो ध्यान रखना अल्प प्रासरणी विलयन या आश्रित जल।
में आरबीसी को रखने पर आरबीसी फूलकर फट जाती है। अल्प प्रासरणी विलयन में आरबीसी को रखने पर आरबीसी फूल करके फट जाती है। अब देखो, यदि इसको हाइपरटोनिक विलयन में रख दे, हाइपरटोनिक यानी अति प्रासरणी विलयन में रख दे, तो आरबीसी को अति प्रासरणी विलयन में रखने पर आरबीसी क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। अति प्रासरणी विलयन में रखने पर आरबीसी सिकुड़ जाती है। एक बार दोबारा से देखना, आरबीसी की आकृति मानव में आरबीसी उभयावतल होती है, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, इस सिकल सेल एनीमिया रोग में आरबीसी हंसी के आकार की हो जाती है। अब यदि अपन आरबीसी को आसुत जल या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दे, अल्प प्रासरणी विलयन में रख दे, तो आरबीसी लगातार जल का अवशोषण करती रहेगी और अवशोषण करते करते पहले फूलेगी और उसके बाद फट जाएगी। तो आरबीसी को अल्प प्रासरणी विलयन में रखने पर या आंसू जल में रखने पर आरबीसी फूल करे फट जाती है। यदि आरबीसी को अति प्रासरणी या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दे तो आरबीसी क्या होगी, सिकुड़ जाती है। अब इसके बाद देखो आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल सब जानते हो, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन। अब आरबीसी नष्ट हो जाती है या मर जाती है, तो इस मृत आरबीसी को नष्ट कहाँ किया जाता है, तो मृत आरबीसी को प्लीहा और यकृत में नष्ट किया जाता है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो देखो आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। जो मृत आरबीसी है, मृत आरबीसी को स्प्लीन या इसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा और लीवर में नष्ट किया जाता है। तो मृत आरबीसी को मुख्य रूप से प्लीहा, कुछ मात्रा में लीवर में, लेकिन मुख्य रूप से नष्ट किया जाएगा प्लीहा में। इसलिए इस प्लीहा को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। अब देखो जो अतिरिक्त आरबीसी होती है, अतिरिक्त आरबीसी, इस अतिरिक्त आरबीसी का संग्रहण, अतिरिक्त आरबीसी का संग्रहण कहां किया जाता है, प्लीहा। अतिरिक्त आरबीसी का संग्रहण भी प्लीहा में किया जाता है। इसलिए प्लीहा को बॉडी का ब्लड बैंक कहते हैं। शरीर का रुधिर बैंक किसको बोलते हैं, प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, प्लीहा को। अब इसके बाद एक शब्द है एनीमिया। ये एक प्रकार का रोग है और महिलाओं में सामान्यतया ये पाया जाता है। तो इस एनीमिया रोग में क्या होता है, एनीमिया रोग में आरबीसी की कमी हो जाती है। तो आरबीसी की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, एनीमिया रोग।
अब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, तो आरबीसी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन की कमी से बोल दो या आरबीसी की कमी से। तो हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखना, एनीमिया रोग होता है। एक शब्द है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, ये पॉलीसाइथीमिया क्या है या पॉलीसाइथीमिया किसको कहते हैं? तो आरबीसी की संख्या का, आरबीसी की संख्या का सामान्य से अधिक होना, आरबीसी की संख्या का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। और ध्यान रखना, जब अपन पहाड़ों पर जाते हैं या अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, तो पहाड़ों पर या अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है, हीमोग्लोबिन की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। क्योंकि जैसे ही अपन पहाड़ों पर जाते हैं वहां ऑक्सीजन कम होती है, तो अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है। इसलिए अधिक ऊंचाई पर जाने पर या पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि। तो आरबीसी की संख्या में सामान्य से अधिक, आरबीसी की संख्या का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाएगा? पॉलीसाइथीमिया। अब इसके बाद देखो आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या। तो आरबीसी की संख्या की बात करें, ये संख्या है वो स्वस्थ व्यक्ति की है। हीमोग्लोबिन भी अपन ने देखा था, वो स्वस्थ व्यक्ति का था। भाई एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसमें लगभग 12 से 16 ग्राम के मध्य हीमोग्लोबिन पाया जाता है और औसत लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यानी प्रति 100 ml ब्लड में 15 ग्राम या फिर 12 से 16 के बीच हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अब ये संख्या देखेंगे, ये भी एक स्वस्थ व्यक्ति की होती है। तो वयस्क पुरुष, यदि वयस्क पुरुष की बात करें, स्वस्थ वयस्क पुरुष है, उनमें आरबीसी होती है 55 लाख, 55 लाख प्रति घन ml। यानी 100 ml ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क पुरुष में 55 लाख। फिर एक वयस्क महिला, महिला है, महिला में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो महिला में आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख या 45 लाख, 45 से 50 लाख प्रति घन ml। अब देखो, जो नवजात होता है, शिशु होता है, बच्चा, नवजात शिशु में आरबीसी की संख्या 68 लाख प्रति घन ml में होती है। यानी जो वयस्क पुरुष होता है उसके प्रति 100 ml ब्लड में 55 लाख आरबीसी पाई जाती है। महिला में 50 लाख आरबीसी होती है और नवजात में 68 लाख प्रति घन ml आरबीसी पाई जाती है। दोबारा से देखो इस चीज को, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अब जो मृत आरबीसी होती है, मृत आरबीसी को प्लीहा और लीवर में नष्ट किया जाता है और इनमें भी मुख्य रूप से मृत आरबीसी को नष्ट करने का काम कौन करेगा? प्लीहा या स्प्लीन। इसलिए इस प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। फिर अतिरिक्त आरबीसी का संग्रहण भी कहाँ किया जाता है? प्लीहा में। इसलिए इस प्लीहा को रुधिर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। फिर एनीमिया रोग, इस एनीमिया रोग में आरबीसी की संख्या
सामान्य से क्या हो जाती है, कम, या आरबीसी की जो कमी होती है उसी को क्या बोलते हैं, एनीमिया रोग। पॉलीसाइथीमिया, आरबीसी की संख्या का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाएगा, पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी की संख्या की बात करें तो वयस्क पुरुष में 55 लाख प्रति घन mm होती है, महिला में 50 लाख प्रति घन mm होती है, और नवजात में 68 लाख प्रति घन mm होती है। ये इसी के साथ अपनी आरबीसी कंप्लीट। धन्यवाद।